उत्तराखंड पीजीटी, वेस्ट बंगाल पीजीटी, यूपी पीजीटी सभी पर लगातार हमारी वीडियोस रहती हैं। हमारा प्रॉपर जो क्लासेस होते हैं वो भी चल रहे हैं। आज हम लोग अपने उत्तराखंड पीजीटी एग्जामिनेशन पर बात करेंगे और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी साथियों। तो अगर आप उत्तराखंड पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उत्तराखंड प्रिपरेशन में आप अपने आप को खरा उतारना चाहते हैं, जो एग्जाम उत्तराखंड का 2025 में होने वाला है, यानी कि 2025 में अगर स्लॉट आता है तो एग्जाम टिल दिसंबर तक हो जाने की पूरी संभावना दिखाई देगी। इन सभी एग्जामिनेशन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप कुछ बातों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पीजीटी पर प्रिपरेशन का एक अच्छा मार्गदर्शन, यानी कि हम उत्तराखंड पीजीटी में अपने कुछ अहम बातों का ध्यान में रखते हुए किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। उत्तराखंड पीजीटी अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को अगर क्रैक करना है तो उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एक अच्छा प्लान आपके सामने होना चाहिए। अगर आपने उस प्लान पर खरे उतर पाए और आपने उस प्लान को अपने अंदर उतार पाया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% बेनिफिट होगा। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपने यहां पर उत्तराखंड पीजीटी एग्जामिनेशन को अपना मार्गदर्शन, अपना पूरा जो है वो उद्देश्य माना है, तो कुछ अहम बातों का बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, जो क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का पूरा प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा। यानी इसमें एमसीक्यू बेस्ड में कैटेगरी नंबर 1 किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एमसीक्यू सेकंड किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, ये सेकंड कैटेगरी आपकी हो जाएगी। थर्ड कैटेगरी में एमसीक्यू के किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये कैटेगरी समझ में आ जाएंगी तो आप ये एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। यानी 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है और एक क्वेश्चन ऐसा है कि हर कैटेगरी आपके लिए बहुत ही अहम हो जाती है एग्जामिनेशन में। अगर आपने ये पहचान लिया कि क्वेश्चन किस लेवल पर जाएगा, अगर आपने पहचान लिया कि क्वेश्चन का मेथडोलॉजी क्या हो जाएगी, तो फिर उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन भी इसमें आसान हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी मेथडोलॉजी है। अब आप ये जानिएगा कि अगर आपने ये चारों कैटेगरी के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और एक ऐसी कैटेगरी जो आपको बहुत हिट कर पाएगी, इस कैटेगरी का नाम क्या है, इस पर भी चर्चा हम अंत में करेंगे। बहुत ही जबरदस्त है ये कैटेगरी, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर इस कैटेगरी को आपने समझना है तो इस पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आप लोग जब तैयारी करते हैं साथियों, तो एक अहम बात होती है कि मेहनत सब करते हैं, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा में मेहनत करते हैं। ये बात आप नोट करिए कहीं पर। यानी आप जानते हैं कि मेहनत तो आप भी करते हैं और मेहनत हम करते हैं। ये बात आप मान लीजिए, मेहनत आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, मेहनत सब करते हैं, ये बात आप नोट करिए। मेहनत सब करते हैं और आप भी हैं, सभी हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है। यहां पर मैं लिख इसलिए दे रहा हूं जिससे आपको, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है, उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा में मेहनत करते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं, दिशा में मेहनत करते हैं। तो ये बात मैंने क्यों लिखी, मैं ये चाहता हूं कि डायरेक्शन आपकी सही रहनी चाहिए। अब बात आती है कि सर एमसीक्यू कितनी कैटेगरी के संभव है आपके अकॉर्डिंग, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया एमसीक्यू नंबर 1, ये एमसीक्यू डायरेक्ट फार्मूला बेस होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला तैयार कर लेते हो तो कम से कम आप मान के चलिए 5% से लेकर के 10% क्वेश्चन इसी पर सॉल्व हो जाते हैं। बहुत अहम बात है कि 5 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो 100 में से 5 ऐसे मिलेंगे जो फार्मूला बेस रहते हैं। दूसरा होता है
जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि दूसरा लेवल होता है आपका मैच द कॉलम लेवल। यानी कि अगर हम लोग मैच द कॉलम लेवल पर चलते हैं, मैच द कॉलम लेवल पर चलते हैं, तो ये भी 5% से 10% जाते हैं। 5 मान के चलिए, यहां 10 तो नहीं बोल सकते हैं हम, यहां केवल और केवल हम लोग 5% पर रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, ये 10 हो सकते हैं, ये 5 क्वेश्चन 100 में से हो सकते हैं। और तीसरा जो एमसीक्यू कैटेगरी है वो आपकी आ जाती है असर्शन रीजन की, यानी असर्शन, ये बात नोट कर लो आप कहीं पर, असर्शन रीजन पर अब इस बार से क्वेश्चन आना निश्चित हो गए हैं। असर्शन और रीजन पर क्वेश्चन अब आना शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप कैटेगरी 1, 2, 3 को भी पहचानेंगे। और चौथी कैटेगरी होती है एमसीक्यू डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब तक हम डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे ये एमसीक्यू आपसे नहीं हो पाएंगे। ये लगभग 60 से 70% तक चले जाते हैं, सबसे ज्यादा स्लॉट इन्हीं का रहता है। तो अगर हम आपने एनालिसिस को माने तो 85% तक हम लोग टोटल पहुंच चुके हैं। अगर 10% फार्मूला बेस मान लेते हैं, 5% मैच द कॉलम मान लेते हैं, 70% ये मान लेते हैं, तो टोटल 80% हम लोग प्रिपरेशन में अपने क्वेश्चन इन्वॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस तरीके से चैप्टर्स को डिवाइड कर लिया। अब चैप्टर को डिवाइड करना, तो हर चैप्टर में से अगर हम लोग एक चैप्टर उठाते हैं तो उस चैप्टर में से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों को उसके फार्मूले, हर चैप्टर के फार्मूले आपको नोट कर लेने हैं, हर चैप्टर के असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपको उठा लेने हैं, हर चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नोटिस कर पाइए। बहुत ही जरूरी हो जाता है इस बात को नोट करना कि आपको मैच द कॉलम के क्वेश्चन भी उठा लें। और मैच द कॉलम के क्वेश्चन मैं यहां पर लिखे देता हूं, हर चैप्टर में ये मिल जाता है, मैच कॉलम के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, एक तो डिवीजन ये जरूरी है क्योंकि अहम यही क्वेश्चन फंसते ही हैं एग्जामिनेशन में, और यही क्वेश्चन हमारे लिए डिस्टरबेंस भी पैदा कर देते हैं, जो बहुत हमारे लिए जिम्मेदार बन जाता है। सिलेक्शन के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिलेक्शन की इन्हीं क्वेश्चंस पे आ जाती है। और डिस्क्रिप्शन के लिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा, और थ्योरेटिकल पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन को भी, हर चैप्टर का डिस्क्रिप्शन, अब चाहे वो डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी से उठाया जाए, एनसीईआरटी को देखा जाए, और या फिर डिस्क्रिप्शन रेफरेंस बुक को, कोई भी रेफरेंस बुक को काउंट किया जाए, वही जिम्मेदार माना जाता है। तो ये चैप्टर्स में हर चैप्टर को आप इसी ढंग से स्लॉट से आप डिवीजन कर लीजिए, और जब आप इस स्लॉट से डिवीजन कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% यहां पर बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम का बेनिफिट मिलेगा, जो बहुत ही जरूरी है। तो साहब एक बात आपको और बताऊंगा, जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था वो समझिएगा, यानी कि एमसीक्यू जिस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा था। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला जो एमसीक्यू है ये कौन सा होता है? ये एमसीक्यू अधिकतर एसिडिक ऑर्डर के होते हैं, सबसे ज्यादा गलत होंगे। ये एमसीक्यू अधिकतर बेसिक ऑर्डर के होते हैं, जो सबसे ज्यादा गलत होंगे। ये एमसीक्यू सॉल्युबिलिटी के हो सकते हैं, सॉल्युबिलिटी की संभावना है। अब इसके बाद ये थर्मल स्टेबिलिटी के भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी भी मैं लिख देता हूँ, इन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सल्फेट यानी कि SO4 डाई नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी की और थर्मल स्टेबिलिटी की है, कार्बोनेट के स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की है, और हैलाइड के स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर एक्सेप्शंस वाले बनते हैं, और ये मान के चलिएगा कि मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन लगभग 15% चले जाते हैं, और यही 15% हमारे सिलेक्शन को ठोक देते हैं, यानी हमारा सिलेक्शन रोक देते हैं, हमें परेशान करते हैं। तो इन पर भी आप लगातार अपनी नोट्स बनाइए, क्विक रिवीजन नोट्स बनाइए, और उन क्विक रिवीजन नोट्स के सहारे आप तैयारी करिए अच्छे ढंग से। तो अगर आपने इन 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ अगर ये 5वीं कैटेगरी भी देख ली, तो आप ये मान के चलना
कि 100% आप इस 5th कैटेगरी से ही सिलेक्शन पाएंगे, क्योंकि 85% अगर आप करके ले गए तो सिलेक्शन निश्चित है, लेकिन 85% में 100% करोगे तभी 85 आएगा। तो यहां से भी 15 से भी आप कम से कम 5 से 7% आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कहीं पर अच्छे ढंग से कि आपको अगर मेहनत करनी, अगर यूके पीजीटी क्रैक करना है तो यूके पीजीटी में इन 4 कैटेगरी के एमसीक्यूज को आपको जरूर करना पड़ेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, और उसके बाद 5th कैटेगरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी आप यूके पीजीटी निकाल पाएंगे। जैसा कि हमारे साथी सेलेक्ट हुए हैं यूके पीजीटी में और वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि सर स्टूडेंट को ये बात आप बता दीजिए कि ऐसे तैयारी करें तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और मैं चाहता हूं एक छोटा सा आपके साथ यूके पीजीटी का इंटरव्यू स्लॉट लगाना चाहता हूं, तो जरूर आप तैयारी करिए, अच्छे ढंग से करिए और आपको यूके पीजीटी में सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी मुलाकात जरूर कराएंगे। थैंक यू।